हेलो गाइस, इस वीडियो में हम यूनिट थर्ड करेंगे जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। एंड ये जो आपका चैप्टर है ये टोटल 3 वीडियो में जो है आएगा। एंड 3 वीडियो में ये आपका चैप्टर है कवर हो जाएगा क्योंकि चैप्टर काफ़ी बड़ा है। एंड इस वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता की जो जल निकास प्रणाली है, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। उनके नगर नियोजन कैसा है इसके बारे में देखेंगे और इसका विस्तार क्षेत्र कहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। और हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई, ठीक है, इसके बारे में हम जो है ये फर्स्ट वीडियो में देखेंगे। एंड देन सेकंड वीडियो में हम इसकी आर्थिक स्थिति के बारे में बात करेंगे, ठीक है, कृषि उस समय क्या थी इसके बारे में बात करेंगे। एंड इसके बाद इसकी जो थर्ड वीडियो आएगी उसमें हम गैर हड़प्पाई नवपाषाण ताम्रपाषाण संस्कृतियों के बारे में देखेंगे। एंड ये 3 वीडियो में आपका चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, हड़प्पा सभ्यता जो है वो किस सभ्यता के अंतर्गत आती है और हम इसे किस काल में पढ़ते हैं इसको देखते हैं हम। सबसे पहले अगर हम बात करें इतिहास की, तो इतिहास का क्या मतलब है कि कोई भी घटना निश्चित तौर पे हुई है, हमारे पास किसी न किसी रूप में उसका प्रमाण है, ठीक है, कोई ना कोई सबूत है, वो इतिहास है। और इतिहास हमारा इतना बड़ा है कि उसको अगर हम पढ़ने बैठेंगे तो एक बार में नहीं पढ़ सकते, ठीक है, इसलिए पढ़ने के में जो है इजी करने के लिए इसको 3 भागों में बांटा गया है, 3 कालों में बांटा गया है। और वो आपका काल है प्रागैतिहासिक काल, आंध्र ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ठीक है। और जब अभी फर्स्ट यूनिट हमने जो कंप्लीट किया था उसमें हमने प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और अब जो हमारा हड़प्पा सभ्यता है वो आएगा हमारा आंध्र ऐतिहासिक काल के बीच में। जो प्रागैतिहासिक काल था वो पाषाण काल जो है उसके अंदर आता था, ठीक है, नव पाषाण, पूरा पाषाण, पत्थरों का काल जिसे कहते हैं। इसके बाद हम आधा ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे जिसमें हम पूरा जो हमारी हड़प्पा सभ्यता है वो इस काल के अंतर्गत आती है। तो चलिए आगे देखते हैं। मैंने आपको बताया कि हड़प्पा सभ्यता को किसके अंदर रखा जाता है, आधि ऐतिहासिक काल के अंदर रखा जाता है, ठीक है। सो इतिहास का वह काल जिसमें पुरातात्विक स्रोत के साथ साथ लिखित स्रोत भी प्राप्त हुए हैं, लेकिन इनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता की लिपि शामिल है जिनकी लिपियां पढ़ी नहीं जा सकी हैं। सो गाइस, आंध्र ऐतिहासिक काल जो है ये ऐसा काल है जिसमें पुरातात्विक स्रोत तो मिले हैं, यानी कि जो चीज़ें हैं खुदाई के दौरान वो तो मिली है, लेकिन जो स्रोत लिखित रूप में मिले हैं वो हम पढ़ नहीं पाए हैं। क्यों? क्योंकि उसमें ऐसी लिपियाँ यूज़ हुई है जो हम अभी पढ़ नहीं पाए हैं, ठीक है, हमारे लिए इजी नहीं है पढ़ना उसको। और जब प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो उसमें हमारे को सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, खुदाई के दौरान जो चीज़ें प्राप्त हुई केवल वही मिली है जिससे हम जो है उस टाइम के इतिहास के बारे में जान पाते हैं। लेकिन जो आंध्र ऐतिहासिक काल है इसमें हमें पुरातात्विक स्रोत भी मिले हैं और लिखित स्रोत भी मिले हैं, लेकिन जो लिखित स्रोत है वो हमारे किसी काम के नहीं है क्योंकि वो उसे हम पढ़ ही नहीं पाए हैं। इसलिए जितना भी हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमने जितना भी इतिहास अपना निकाला है वो केवल पुरातात्विक स्रोत के माध्यम से ही निकाला है, ठीक है। और ऐसी आंध्र ऐतिहासिक जो हमारा काल है, सॉरी, जो ऐतिहासिक काल है उसमें हमें लिखित स्रोत और पुरातात्विक स्रोत दोनों ही मिले हैं और दोनों ही हमारे लिए काफ़ी इजी थे उसको अंडरस्टैंड करने में, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जो हड़प्पा सभ्यता है, जो आंध्र ऐतिहासिक काल है, वहाँ पे पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं, लिखित साक्ष्य भी मिले हैं, लेकिन जो हमारा हड़प्पा सभ्यता है वो केवल हमारा पुरातात्विक जो साक्ष्य है उसी के बेस पर जो है हमारा ये इतिहास रचा गया है हड़प्पा सभ्यता का। तो चलिए आगे देखते हैं। हड़प्पा जो सभ्यता है उसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, इसकी खोज कैसे हुई इसके बारे में हम देखते हैं। सो गाइस, अगर बात करें हड़प्पा सभ्यता की तो इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि ये सिंधु नदी जो है उसके किनारे स्थित है, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। और हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि जो सबसे पहले खुदाई हुई थी वो शहर का नाम हड़प्पा था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। चलिए अब हम ये पॉइंट जो है इसको डिस्कस कर लेते हैं। रेडियो कार्बन C14 विधि के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता को काल तिथि सिंधु घाटी सभ्यता की काल तिथि 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व मानी गई है, ठीक है। तो जो इसका टाइम पीरियड माना गया है, जो हड़प्पा सभ्यता का जिस टाइम पीरियड में उस समय लोग रहे होंगे, ठीक है, वो जो सभ्यता है वो उस समय में पनपी होगी, वो जो है उसका टाइम पीरियड है 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईसा पूर्व जो है माना गया है। नेक्स्ट है 1921 में
दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता और 1922 में रखलदास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो में किए गए उत्खनन कार्यों में इस सभ्यता का अस्तित्व पूर्ण तौर पर सिद्ध हो गया। ठीक है, तो 1921 में दयाराम साहनी ने जो है हड़प्पा सभ्यता की जो है वहाँ पे खुदाई हुई, उत्खनन हुआ। ठीक है, उसके द्वारा जो है हमारे पास ये सभ्यता आई। ठीक है, जब खुदाई में जो हुई, खुदाई में जब ईंटें प्राप्त हुई, ये सब प्राप्त हुआ, तो उससे जो है सिद्ध हुआ कि हाँ यहाँ पे कुछ ऐसा सभ्यता रही होगी। इसके बाद 1922 में जो है इन्होंने रखलदास बनर्जी ने जो है यहाँ पे मोहनजोदड़ो में उत्खनन कराया, वहाँ से काफ़ी चीज़ें जो है प्राप्त हुई, जिससे हमें ये पता चला कि ये जो सभ्यता है यहाँ पे कोई एक अच्छी खासी सभ्यता विद्यमान है। ठीक है, ये सिद्ध हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। एंड इसके बाद इस सभ्यता की खोज 1924 में सर जॉन मार्शल नाम के एक पुरातत्वविद ने की थी। ठीक है, ये एक जो है पुरातत्वविद थे, यानी कि पुरानी चीज़ों पर रिसर्च करते थे। ठीक है, खोजते थे, ये सब चीज़ें करते थे। और ये जो है उस समय भारतीय पुरातत्व के सर्वेक्षण के महानिर्देशक थे। ठीक है, इनके अंडर में था। ठीक है, इनके अंडर में क्या था कि ये जो है जितने भी पुरानी चीज़ें मिलती थी उन पर सर्वे करते थे। ठीक है, सो गाइज, अगर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता की खोज की हुई तो खोज कैसे हुई, तो ऐसा जो है माना जाता है कि पहले जो है रेल का काम हो रहा था। ठीक है, तो रेल की पटरी जो है बनाई जा रही थी, जिसके लिए खुदाई हो रही थी। और खुदाई के दौरान जो दो वहाँ पे श्रमिक थे, उन्हें ऐसी ऐसी ईंटें मिली। ठीक है, ऐसे ऐसी ईंटें मिली, उन्होंने सोचा कि हाँ पहले कोई काम यहाँ पे ऐसा कुछ बना होगा, तो ये तब की ईंटें हैं। लेकिन उसके बाद दोबारा जब खुदाई की गई तो वहाँ पे काफ़ी सारी ईंटें मिली। ठीक है, तो वहाँ से जो है हड़प्पा सभ्यता का इतिहास जो है नज़र आता है कि वहाँ पे जो है सभ्यता ऐसी रही होगी। तब वहाँ पे लोगों को पता चला कि यहाँ कोई ना कोई सभ्यता है, क्योंकि जब उन्होंने खुदाई की तो खुदाई के दौरान उन्हें काफ़ी सारी जो है ईंटें मिली। ठीक है, काफ़ी सारी ईंटें मिली, जिसकी वजह से वहाँ पे पता चला कि हाँ यहाँ कोई सभ्यता है। इसी दौरान जो है खुदाई वो चालू रही। और जो सर जॉन मार्शल जो थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक पुरातत्वविदों की टीम जो है नेतृत्व की, यानी कि टीम जो है बनाई, जिसने क्या किया, हड़प्पा के प्राचीन शहर की खुदाई की। ठीक है, पूरे हड़प्पा की शहर की खुदाई हुई और वहाँ से जो है हड़प्पा सभ्यता का जो है अस्तित्व जो है बिल्कुल निश्चित रूप में देखने को मिलता है। और ये सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े शहरों में से एक था। ठीक है, अगर हड़प्पा शहर की बात करें, सबसे पहले खुदाई कहाँ हुई थी, हड़प्पा पे हुई थी, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो खुदाई हुई है, ये जो सारे शहर है, जितने भी हमें साक्ष्य मिले हैं, ये सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास ही मिले हैं। ठीक है, सिंधु घाटी के आसपास मिले हैं, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम जो है दिया गया था। और जब खुदाई हुई, ठीक है, उन्होंने पाया कि जब खुदाई हुई तो जो सर जॉन मार्शल थे, उन्होंने पाया कि शहर जो है अच्छी तरह से बने घर, सड़कों और सार्वजनिक स्नानागार से भरा हुआ था। ठीक है, वहाँ जो खुदाई के दौरान पता चला कि ये तो काफ़ी अच्छा खासा शहर है और यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासे घर बने हुए हैं, सड़कें बने हुए हैं, और साथ ही साथ सार्वजनिक स्नानागार भी उस टाइम पे बना हुआ था। ठीक है, ये सब खुदाई के दौरान मिला। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता है। ठीक है, ये जो है सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है। ठीक है, और ये हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें कांस्य युग की, तो ये जो आध ऐतिहासिक काल है, इसमें जो है कांसे की खोज हुई थी, अगर खुदाई हुई थी। ठीक है, खुदाई के दौरान काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें मिली है जो कांसे से बनी हुई थी, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। आगे देखते हैं। सो गाइज, अब हम बात करते हैं इसके विस्तार क्षेत्र की। जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका विस्तार क्षेत्र जो है कितना था। ठीक है, यानी कि वो कितनी दूर तक फैला था। पुरातात्विक अनुसंधानों के परिणाम स्वरूप यह स्पष्ट हुआ है कि भौगोलिक दृष्टिकोण से हड़प्पा सभ्यता का विस्तार क्षेत्र काफ़ी दूर तक फैला हुआ था। ये सिंधु नदी घाटी तक ही सीमित नहीं था, बल्कि समूचे सिंध और बलूचिस्तान में लगभग पूरे पंजाब के पूर्वी और पश्चिमी भाग और हरियाणा तथा पश्चिम उत्तर प्रदेश, जम्मू, उत्तरी राजस्थान तथा गुजरात और उत्तरी महाराष्ट्र तक के क्षेत्रों में फैली थी। तो गाइस, अगर हम बात करें इसके विस्तार क्षेत्र की, तो ये जो है लगभग पूरे पंजाब में ही फैली हुई थी, और हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू जो है, जम्मू से लेके क्या है गुजरात, और जो हमारा उत्तरी महाराष्ट्र है
ठीक है। तो ये लगभग जो है इसके सभी क्षेत्रों में फैली हुई थी, तो काफ़ी जो है इसका बड़ा विस्तार क्षेत्र था जो सिंधु घाटी सभ्यता थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एंड इसके बाद जो हमारी हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है, ठीक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, इसमें हम जो है हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना के बारे में पढ़ेंगे तथा वहाँ की जो सड़कें गलियाँ थी उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उस समय की जो जल निकास प्रणाली थी उसके बारे में पढ़ेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद नालियाँ, उस टाइम का जो जैसे कुएँ थे उनके बारे में पढ़ेंगे, और जो सार्वजनिक स्नानागार थे, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे, यानी कि सार्वजनिक जो वॉशरूम होते हैं, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम भवन निर्माण के बारे में पढ़ेंगे, सार्वजनिक भवन के बारे में पढ़ेंगे, और अन्न भंडार जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद जो है सभागार के बारे में पढ़ेंगे। तो ये फर्स्ट वीडियो में है जो है हम टोटल ये यूनिट कवर करेंगे। उसके बाद जो सामाजिक जीवन है और आर्थिक जीवन है इसको जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि इसमें वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। सो जो सामाजिक जीवन और आर्थिक जीवन है, इसके बाद कैसे उसका पतन हुआ, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का, इसको जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसके बाद आपका बचेगा लास्ट टॉपिक जो है गैर हड़प्पाई नवपाषाण ताम्रपाषाण संस्कृतियों के बारे में आपको पढ़ना होगा, जो आपका सबसे लास्ट टॉपिक है, और इसको हम लास्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए अपनी जो है वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, इसमें सबसे पहले हम हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना के बारे में देखते हैं। ठीक है, उस समय कैसी नगर जो है बसाए गए थे इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता के प्रत्येक नगर सामान्यतः 2 भागों में विभाजित होता था, ऊपरी भाग और निचला भाग। ऊपरी भाग जिसे पश्चिम भाग भी कहा जाता है, ये शासक राजघराने उच्च वर्ग के लोगों के निवास थे, जबकि पूर्वी भाग में नगर के शासित व निम्न वर्ग के लोग रहते थे। ठीक है, तो जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें क्या था, 2 भाग थे। ठीक है, एक जो है ऊपरी भाग बनाया गया था, ऊपरी सतह पे बनाया गया था, और एक निचली सतह पे बनाया गया था। ठीक है, थोड़ा नीचे बनाया गया था, उसको हम कहते हैं निचली भाग। ठीक है, या उसको आप शहर भी कह सकते हैं। एक ऊपरी शहर था और एक निचली शहर था। ठीक है, जो ऊपरी शहर है उसमें क्या था, उसमें राजघराने, ठीक है, ये राजा ये सब रहते थे, उच्च वर्ग के जो है शासक इसमें रहते थे। ठीक है, उच्च वर्ग के लोग निवास करते थे, राजपुरोहित ये सब रहते थे। और जो नीचे बसाया गया था, जो निचला भाग था, वहाँ पे जो है आम नागरिक रहते थे, जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं, ठीक है, वो रहते थे। ठीक है, और जो ऊपरी नगर है, ऊपरी नगर क्या, यानी कि पश्चिमी भाग, ऊपरी नगर के चारों ओर सुरक्षा के प्राचीर हुआ करती थी, तथा निचला शहर जो है बिना सुरक्षा के प्राचीर के होता था। तो ये समझिए कि कितना डिफरेंस था कि जो ऊपरी जो राजाओं का घर होता था, जो राजा जिसमें रहते थे, उसको काफ़ी जो है सुरक्षा की मात्रा से उसके किनारे किनारे एक बाउंड्री बनाई गई थी। ठीक है, एक दीवार की बाउंड्री की गई थी, उसको चारों ओर से सुरक्षित किया गया था। लेकिन जो निचला शहर था उसमें कोई बाउंड्री नहीं थी, वो ऐसे ही शहर बसा हुआ था। ठीक है, और उसमें क्या था, निम्न वर्ग के लोग रहते थे, और जो ऊपरी वर्ग के लोग रहते थे वो बाउंड्री की वजह से कोई भी लोग जो है, कोई भी वो जो है वो अंदर घुस नहीं सकता था उस शहर में। ठीक है, बिना जो है सोचे कि सबसे बच के घुस जाए, तो वो नहीं घुस सकता था, क्योंकि वो चारों तरफ से दीवार से घिरा हुआ था। जबकि जो निचला शहर था उसमें कोई भी घुस सकता था, क्योंकि उसमें सुरक्षा के इतने भी जो है माध्यम नहीं किया गया, सुरक्षा का इतना ध्यान नहीं दिया गया था। जबकि जो ऊंचा वाला था उसमें सुरक्षा का काफ़ी ध्यान दिया गया था। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता की जो बड़ी विशेषता है, ठीक है, वो है उसकी नगर योजना। ठीक है, नगर निर्माण योजना। यहाँ नगरों को देखकर ऐसा लगता है कि उन्हें पहले से योजना करके बनाया गया है। दुर्ग के अंदर मुख्यतः प्रशासनिक और सार्वजनिक अन्नगार स्थित थे। ठीक है, तो जो दुर्ग था, जो ऊपरी ऊपरी जो भाग था जिसमें राजा वाजा रहते थे, इनकी जो बताई गई है, नगर तो मतलब निचली और ऊपरी की बात करें तो काफ़ी बेटर थी, लेकिन जो राजघरानों का जो घर था, जो राजा जिसमें रहते थे, वो काफ़ी जो है अच्छा बनाया गया था। उस समय देखने को मिलती है कि पहले योजना बनाई गई होगी, इसके बाद इस घरों का जो है निर्माण किया गया होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या मिलता है, जो किला है, जो राजा जिसमें रहते हैं उनके अंदर क्या मिला है देखने को, अन्नगार मिला है बड़े बड़े। उस अन्नगार क्या है, जिसमें अन्न रखे जाते हैं। ठीक है, वो मिले हैं, यानी कि वो जो अनाज है वो भी बहुत मात्रा में इकट्ठा करके जो है अन्नगार बना के रखा गया था। और यहाँ के प्रत्येक नगर जो है वो नदी के किनारे बसा था, इसीलिए जो है इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि ये जो नगर, ये जो
सभ्यता है ये कहाँ बसी है, ये नदी के किनारे बसी हुई है। और हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा आदि जो है ये इस सभ्यता के प्रमुख नगर है, क्योंकि ये नदी के किनारे किनारे बसे हैं, इसलिए ये जो नगर है ये उस टाइम के प्रमुख नगर माने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हड़प्पाई नगर स्थलों की खुदाई से पता चलता है कि नगर में प्रवेश करने के लिए बाहरी चार दीवारों में कई बड़े प्रवेश होते थे। आंतरिक चार दीवारों में भी प्रवेश देखने को मिला है। तो जो हमने ऊपरी भाग की बात की थी ना, जो ऊपरी शहर जिसमें राजा महाराजा मिलते हैं, उसको चारों ओर से दीवारों की तरफ से घेरा गया था बाहर से, ठीक है। तो बाहर तो चारों तरफ से घेरा ही गया था, लेकिन बाहर से जब अंदर घुसोगे ना, तो उसके अंदर घुसने के बाद फिर से जो है अंदर भी चार दीवारों का जो है यूज़ किया गया है। यानी कि दो दीवारें हैं, पहले बाहर से घुस के जब अंदर घुसोगे तो उसमें भी घुसने के लिए दीवारें बनाई गई। तो इतनी अच्छा जो है वहाँ पे सुरक्षा जो है की गई थी कि कोई भी बाहरी जो है इंसान वो उसमें जल्दी घुस नहीं सकता, ठीक है। जबकि अगर हम निचले शहर की बात करें, निचले भाग की बात करें, तो उसमें सुरक्षा का ऐसा इंतज़ाम देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि उसमें जो है निम्न वर्ग के लोग रहते थे। नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद जो वहाँ पे जो सिंधु घाटी सभ्यता दी थी कि उसकी सड़कें और गलियाँ कैसी थी, इसके बारे में देखेंगे। इस सभ्यता में सड़कों का निर्माण अत्यंत वैज्ञानिक ढंग से हुआ था। सड़कें सीधी रेखा में थी, ठीक है, यानी कि सीधी सीधी सड़कें बनाई जाती थी, तथा क्या करते थे कि एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, यानी क्रॉस, ठीक है। जैसे मोड़ आया तो मोड़ पे जो है वो समकोण बनता था, ठीक है। अगर एक जो सड़कें जा रही है तो उसको जो है चार भागों में जो है वो चार दिशा में जो है वो सड़कें जाती थी। इस प्रकार प्रत्येक नगर अनेक खंडों में विभाजित था, ठीक है। इसलिए जो सड़कों के वजह से क्या हुआ था कि जो सड़कें जो है चारों तरफ से जो है इधर से जा रही थी, उधर से जा रही थी, इस वजह से छोटे छोटे खंडों में विभाजित हो गया था। और प्रमुख सड़क है, प्रमुख सड़क से गलियां निकलती थी, ठीक है। सड़क तो है ही, सड़क के अंदर जो है खंड बन गए, ठीक है, नगर बन गए, तो उनमें भी अंदर जो है गलियों की व्यवस्था थी। और ये जो सड़क थी ये क्या थी, 1 से 2 मीटर तक जो है ये चौड़ी होती थी। और जो मोहनजोदड़ो की जो मिली है देखने को, वो 11 मीटर तक चौड़ी सड़कें भी मिली है, ठीक है। जो संवत वो जो मोहनजोदड़ो की सड़क मिली है वो जो है राजमार्ग रही होगी, इसलिए उसको 11 मीटर जो है वो चौड़ा बनाया गया था कि वो जो है सीधा जो है राजघराने के लिए, राजा महाराजाओं के लिए वो सड़क होती होगी, इसलिए उसे काफ़ी जो है चौड़ा बनाया गया था, ठीक है। नगर की सभी सड़कें जो है वो राजमार्ग से मिलती थी, लेकिन जो चौड़ी सड़क थी वो जो उसका रास्ता सीधा राजमार्ग तक जाता था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सड़कें जो है मुख्यतः कच्ची थी। कच्ची होने के बावजूद साफ सफाई जो है उसका पर्याप्त ध्यान रखा जाता था, और सड़क के किनारे छायादार पेड़ भी लगाए जाते थे, ठीक है। तो सड़कें तो उस समय कच्ची थी, लेकिन साफ सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता था। सड़कों की स्वच्छता और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता था। कूड़ा करकट फेंकने के लिए सड़कों के किनारे, ठीक है, गड्ढे बने होते थे अथवा कूड़ादान रखा जाता था, ठीक है। तो कितना जो है साफ सफाई का यहाँ पे ध्यान रखा जाता था उस टाइम पे कि सड़कों के किनारे क्या है खोद के गड्ढा कर दिया जाता था, ताकि इसमें जो है कूड़ा जो है डाल सके, रोड पे कोई कूड़ा ना डाले, या फिर कूड़ेदान जो है रखा जाता था, ठीक है। उस समय जो है वो कूड़ेदान बना करके सड़कों के किनारे रखा जाता था। नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की शहरों की गलियां चौड़ी, सीधी व दोनों ओर नालीदार होती थी। चौराहे पर सड़क एक दूसरे को लंबवत मिलती थी, ठीक है। तो जो सड़कें थी वो तो चौड़ी थी ही, लेकिन सड़कों के बाद जो खंड होते थे, छोटे छोटे नगर होते थे, उसमें भी गलियां बनी हुई थी, वो भी काफ़ी चौड़ी होती थी। बेसिकली अगर आपको समझ ना आए तो जैसे अभी के टाइम होती है ना, चौड़ी सड़कें होती हैं और फिर चौड़ो जो सड़कें होती हैं उसमें से अंदर जो है घर के लिए गलियां निकलती हैं पतली पतली, तो बिल्कुल उस टाइम भी जो है इसी तरह की व्यवस्था होती थी। मोहनजोदड़ो की सबसे चौड़ी गली जो है वो 9.15 मीटर जो है, और छोटी जो गलियां है वो करीब 3 मीटर चौड़ी होती थी। तो उनकी चौड़ाई जो है इतनी होती थी। और कालीबंगन में प्रमुख मार्ग जो था, जो मेन मार्ग था, वो जो है 7.20 मीटर, अन्य गली 5, 4, 3, 6 और 1.5 मीटर तक चौड़ी थी। लेकिन जो कालीबंगन में जो मेन मार्ग मिला है गली का, वो जो गली है वो कम से कम
20 मीटर जो है वो चौड़ी मिली है। इसके बाद जो छोटी अगर गली की बात करें तो लगभग जो है वो 1.5 मीटर 1.5 जो है 80 मीटर तक चौड़ी गलियां भी देखने को मिली है। अगर हम बात करें यहाँ की जल निकास प्रणाली की तो सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसे शहर थे जो जटिल जल और सीवेज सिस्टम से लैस थे। सिंधु घाटी के बहुत से स्थलों में 1, 2 और अधिक कमरों वाले मकान बहुत अच्छी जल निकास व्यवस्था से जुड़े हुए पाए गए हैं। ठीक है, तो कमरों में जो है ऐसी व्यवस्था की गई है जिसमें से जल जो है वो नालियों द्वारा आसानी से निकल सकता है, ऐसी व्यवस्था जो है देखने को मिली है। रसोई और स्नानागार में भी जो है नालियाँ होती थी। ठीक है, जल को निकालने के लिए, जो गंदा पानी होता है उसको निकालने के लिए जो है रसोई में भी जो है नालियाँ देखी गई है। कमरों के जो है मेन जो गेट है वहाँ पे भी नालियाँ देखी गई है। ठीक है, जो गली की नालियों से जुड़ी हुई है। ठीक है, जो घर की नालियाँ हैं, रसोई की नालियाँ, ठीक है, स्नानागार की नालियाँ, वो जो नालियाँ हैं गलियों में भी नालियाँ बनाई गई है। तो घर की जो नालियाँ हैं वो गलियों की नालियों से जुड़ी हुई है और जो गलियों की नाली है वो सड़कों की नाली से जुड़ी गई है। तो इस तरह से जो घर का पानी है वो बाहर सड़कों की तरफ जाता है, सड़कों की नालियों में। नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम बात करें उस टाइम की शौचालय की तो यहाँ पे जो है 2 शौचालय जो है देखने को मिले हैं। ठीक है, 2 प्रकार के शौचालय होते थे जिसको पिट शौचालय कहा जाता था और फ्लैश शौचालय कहा जाता था। तो जो पिट शौचालय था वो क्या था कि गड्ढे वाले शौचालय जो है बनाना आसान होता था, उसको पिट शौचालय कहते थे, क्योंकि लोगों को सिर्फ जमीन में एक छेद करना पड़ता था। जबकि जो फ्लैश शौचालय होता था वो आधुनिक शौचालयों के समान था। ठीक है, जो आजकल के जैसे शौचालय यूज होते उस टाइप का जो है शौचालय उस टाइम होता था। ठीक है, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, बट जो भी उस समय साधन था उससे जो है फ्लैश शौचालय का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। एंड अगर हम बात करें ताज़ा पानी की तो लोथल का एक वास्तुकार का दृश्य पाइपों को शहर से बाहर और जंगल में ले जाने के रूप में दिखता है। ठीक है, तो लोथल में जो एक दृश्य मिला है, ठीक है, दृश्य में ऐसा दिखाया गया है कि जो पाइप है, पाइप को क्या किया गया, शहर से बाहर जंगलों की तरफ ले जाया गया है। ठीक है, इसके रूप में दिखाया गया है। लोथल के चित्र से ये भी पता चलता है कि कैसे कुछ पाइप शहर में ताजे पानी के उपयोग के लिए पानी लाते थे। ठीक है, तो उस समय जो पानी की व्यवस्था थी पाइपों के द्वारा जो है ताजे पानी जो है आया करता था। और लोथल और हड़प्पा मोहनजोदड़ो के शहर में निजी स्नानागार आम थे। ठीक है, आम थे यानी कि मतलब काफ़ी सारे ऐसे स्नानागार देखने को मिल जाएंगे लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो के, इसलिए ये प्रमुख नगर जो है उस टाइम के माने जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनमें से कई जो है वो खुदाई पुरातात्विक खुदाई के दौरान की गई। ठीक है, खोज जो की गई है वो पुरातात्विक खुदाई के दौरान पता चला है कि ऐसे ऐसे उस टाइम पर जो है स्नानागार मिले हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल। ठीक है, यहाँ से काफ़ी सारे जो है स्नानागार मिले हैं। और अगर बात की जाए ताज़े पानी की तो यहाँ पे ताज़े पानी की एक ही माध्यम था, कुआं। ठीक है, तो कुएं से जो है ताज़ा पानी भरा जाता था। लेकिन अगर पानी की जो गंदा पानी है उसको बाहर निकालने की बात हो रही है तो बहुत अच्छी जो है यहाँ पे व्यवस्था की गई थी। जो पाइप होता था, पाइपों के माध्यम से जो शहर का गंदा पानी है उसको जो है बाहर निकाला जाता था शहर से जंगलों में। ठीक है, पाइप जो है दृश्य में ऐसा देखने को मिला है, जो लोथल में दृश्य पाए गए हैं उससे ऐसा देखने को मिलता है कि जो पाइप है वो शहर से जो है जंगल के बाहर ले गया गया है। और वो पाइप कहाँ से जुड़े होते थे, जो गलियों की, सड़कों की जो गलियां हैं, गलियों की जो नालियां हैं उससे जो है वो पाइपें जुड़े होते थे। सो इस तरह की जो है उनकी जल निकास प्रणाली थी। नगरों में जल निकास प्रणाली इस सभ्यता का अद्वितीय विशेषता है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें जल निकास प्रणाली की तो इसको दूसरे जो है पॉइंट पे रखा जाता है। सबसे पहली विशेषता है नगर नियोजन। ठीक है, नगर काफ़ी अच्छे बनाए गए थे। अगर हम दूसरी विशेष बात करें तो दूसरी जो इनकी विशेष बात है वो है जल निकास प्रणाली की। तो हड़प्पा सभ्यता की जो दूसरी विशेषता है वो जल निकास प्रणाली है, जो किसी अन्य समकालीन सभ्यता में देखने को नहीं मिलती। अगर हम और समकालीन जो अपनी सभ्यता देखें तो वहाँ ऐसी प्रणाली जो है देखने को नहीं मिलती है। प्रत्येक घर का पानी इन नालियों द्वारा बाहर जाता था। ठीक है, बाहर जाता था और बाहर जो पाइप है, पाइप के माध्यम से शहरों का पानी भी जो है वो बाहर चला जाता था। और मुख्य सड़कों और गलियों के नीचे 23 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 50 सेंटीमीटर तक जो है गहरी
पक्की ईंटों द्वारा निर्मित नालियाँ बनाई गई थी जो बड़े बड़े पत्थरों से ढकी होती थी, ठीक है। तो नालियों को ढकने की भी वहाँ पे व्यवस्था की गई थी कि नालियाँ बना के उसको बड़े बड़े पत्थरों से ढका गया था। और ये जो नालियाँ हैं ये कितनी गहरी होती थी, लगभग 50 सेंटीमीटर तक ये गहरी होती थी, ठीक है। और ये जो नालियाँ हैं ये पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। नेक्स्ट देखते हैं। चूने और ईंटों से निर्मित गली की नाली का पानी एक बड़ी नाली में जाता था जो आगे एक नाले में गिरती थी और शहर का पानी बाहर पहुंचाया जाता था। इनकी नियमित सफाई का प्रबंध था क्योंकि स्थान स्थान पर अवरोध लगाए गए थे ताकि कचरा रहित पानी आगे ना जा सके, यानी मुख्य नाली में कचरा छानने की व्यवस्था भी थी, ठीक है। तो जो गलियों का पानी था, पहले क्या है कि रसोई घर में भी छोटी छोटी नालियाँ बनाई गई हैं ताकि नालियों से जो है रसोई का जो गंदा पानी है, स्नानागार का जो गंदा पानी है वो जो है बाहर की गलियों की नालियों में जा सके, ठीक है। और जो गलियों की नाली है वो शहर की जो रोड की नाली होती है सड़क की उससे अटैच है, तो उसका पानी जो है गलियों का पानी वो सड़क की नाली में जाता है और सड़क की नाली से जो है वो धीरे धीरे शहर के बाहर निकल जाता है पाइपों के माध्यम से। ऐसे बड़े बड़े पाइप बिठाए गए थे जो शहर का गंदा पानी जो है बाहर निकालता है शहर से जंगलों की तरफ, ठीक है। तो इस तरह की व्यवस्था देखने को मिलती है। इसके बाद आता है आपका भवन निर्माण एंड इसमें हड़प्पा सभ्यता के नगरों में उत्खनन के दौरान यानी कि खुदाई के दौरान कई प्रकार के भवनावशेष प्राप्त हुए हैं, यानी कि खुदाई के दौरान कई प्रकार के भवन जो है वो मिले हैं। उसमें से जो नाम है भवन का वो है आवासीय भवन और सामुदायिक भवन। सामुदायिक भवन सामुदायिक भवन को दुर्ग या गढ़ी भी कहते हैं, ठीक है, इसे किला भी कहते हैं। और जो आवासीय भवन है, आवासीय भवन निचले नगर में हड़प्पा मोहनजोदड़ो समानता भवन में योजनाबद्ध तरीके से निर्मित है, ठीक है। तो यहाँ पे उत्खनन से कितने प्रकार के हमें भवन देखने को मिले हैं, 2 प्रकार के, एक आवासीय भवन और दूसरा सामुदायिक भवन। आवासीय भवन जो है वो नीचे जिसमें निम्न वर्ग के लोग ज़्यादातर उनके वो रहते थे उनके लिए बनाया गया था। और जो सामुदायिक भवन था ये जो पुरोहित होते हैं, राजा होते हैं, शासक होते हैं, ठीक है, ये इनके लिए था। एंड अगर बात करें आवासीय भवन में तो प्रत्येक आवासीय भवन के बीच में एक आंगन होता था जिसके चारों ओर 4-5 कमरे होते थे। आंगन पहले आंगन होता था, इसके बाद जो है उसके चारों तरफ जो है कमरे होते थे और एक रसोई और एक स्नानघर होता था, ठीक है, एक नहाने का जो है वॉशरूम होता था। और जो आंगन था, आंगन से पहले जो घर, जैसे अभी के टाइम का घर होता है कि अगर आंगन है उसके अगर आंगन से देखोगे तो आपको जो है अपना घर जो है दिखेगा, अपने घर का सामने का गेट दिखेगा, उसके अंदर का दिखेगा। लेकिन पहले के टाइम में ऐसा नहीं था। पहले के टाइम में जो आंगन होते थे और जो घर का मेन दरवाज़ा होता था वो पीछे की साइड होता था, वो आंगन के सामने की बजाय पीछे की साइड होता था ताकि कोई भी एंटर करे तो उसे जो है वो घर वो ना दिखे, ठीक है, मेन जो डोर है वो ना दिखे। सामने से कोई अगर आता जाता है तो वो उसको जो है मुड़ के पीछे की तरफ से जाना होगा। जैसे कि आज के टाइम में क्या होता है कि आंगन के सामने ही जो दिख जाता है, गेट लगे रहते हैं, लेकिन पहले के टाइम में जो हड़प्पा सभ्यता है उसके टाइम में ऐसा नहीं था। नेक्स्ट है हमारा, अधिकांश घरों में एक कुआं भी होता था। संपन्न लोगों के घरों में शौचालय भी होते थे, ठीक है। तो जो थोड़े से उच्च वर्ग के थे उनमें तो उनके घरों में जो है शौचालय भी देखने को मिले हैं। बड़े आकार के भवनों में 30 कमरे होते थे, ठीक है। बड़े आकार के भवन कैसे हो गए, ठीक है, ये भवन उसके हैं जो सामुदायिक भवन है ना, जो राजा महाराजा के लिए होते हैं उनके लिए ज़्यादातर बड़े होते थे। और जो निचली जगह पे भवन थे, जो पूर्वी भाग है, वहाँ जो भवन मिले हैं वहाँ छोटे छोटे भवन मिले हैं क्योंकि वहाँ निम्न वर्ग के लोग रहते थे। भवनों में मिली सीढ़ियों से पता चलता है कि 2 मंजिले भवन भी होते थे, ठीक है। ये विशेषकर राजा महाराजा जो है अपने लिए बनाते थे उस टाइम के। और घरों के दरवाज़ा मुख्य मार्ग पर ना खुलकर पीछे गली की ओर खुलते थे। ये बात मैंने आपको बता दी कि जो मेन डोर था वो क्या होता था, पीछे गली की ओर खुलता था, आंगन में से नहीं देख सकते थे।
और ज़्यादातर यहाँ पे 2 मंजिला जो है भवन भी देखने को मिले हैं, ठीक है। और जो शासक वर्ग थे वो अपने लिए यूज़ करते होंगे। एंड अगर बात करें खिड़की की, तो जो फर्स्ट फ्लोर होता था ना, फर्स्ट फ्लोर पे खिड़कियाँ नहीं होती थी, सेकंड फ्लोर पे जो है खिड़कियाँ बनाई जाती थी। तो जो सबसे नीचे का घर होता था उस पर खिड़कियाँ नहीं होती थी, उसके ऊपर जो घर होता था उसके ऊपर जो है खिड़कियाँ बनाई जाती थी। भवनों के फर्श ईंटें बिछाकर बनाए जाते थे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह की जो साक्ष्य मिले हैं कि जो भवन के जो फर्श थे उसको जो है ईंटें बिछा करके जो है फर्श बनाई जाती थी। और कुछ कुछ भवनों में ऐसा भी देखा गया है कि वहाँ पे दीवारों पर जो है प्लस्तर भी किया गया है, ठीक है। तो प्लस्तर के भी ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि वहाँ पे प्लस्तर भी होता था, और जो है ईंटें का भी जो है यूज़ करते थे फर्श को बनाने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम छत की बात करें तो जो छतें होती थी वो समानता जो है वो समतल होती थी, ठीक है। छतों पर क्या था, घास फूस बिछाकर ऊपर से मिट्टी छाप दी जाती थी। जैसे अभी के टाइम में होते हैं ना, गांव में घर होते हैं कि वो घास फूस जो है डाल के, लकड़ी उकड़ी डाल के, फिर मिट्टी से कहीं कहीं दिख मिल जाएगा आपको देखने को, मिट्टी से जो है वो छाप देते हैं। तो उस टाइम जो है इस तरह की व्यवस्था थी कि छतें जो थी वो पहले लकड़ी से अच्छे से उसको बांध के और उस पर घास फूस रख के फिर मिट्टी से जो है उसको छत को, पूरी छत को कवर किया जाता था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पक्की हुई ईंटों का प्रयोग भवनों के निर्माण के लिए किया गया है। तो पक्की ईंटों का प्रयोग जो है अगर कहाँ किया गया है, ये किया गया है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में, ठीक है। इसके अलावा लोथल, रंगपुर और कालीबंगन में भवनों के निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया, ठीक है। तो कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है लोथल, कालीबंगन, ठीक है। और पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में, ठीक है। एंड कालीबंगन में भी कहीं कहीं पे जो है पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। वो जगह है केवल जो नालियाँ होती थी, ठीक है, नालियों को मजबूत रखने के लिए, मजबूत बनाने के लिए यहाँ पे पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा कुएँ है, जो कुएँ के लिए पक्की ईंटों का ये प्रयोग किया जाता था। और घर की जो दहलीज होती है, ठीक है, उसको बनाने के लिए जो है पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया कालीबंगन में। वरना लोथल, रंगापुर, कालीबंगन के जो भवन है उसमें कच्ची ईंटों का ही प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। एंड नेक्स्ट आपका आता है सार्वजनिक भवन, ठीक है। एक आपका आवासीय भवन था, सामुदायिक भवन था। जो आवासीय भवन था वो निचली मेन बनाया गया था, जो नीचे पूर्वी भाग है उस तरफ था। और सार्वजनिक भवन ये जो है मुख्य नगर वाले क्षेत्र में जो है सार्वजनिक भवन निर्मित थे। मुख्य नगर कौन से हो गए, ये हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ठीक है, ये सारे मुख्य नगर हो गए जहाँ पे पुरोहित वर्ग, शासक वर्ग जो है रहते थे, ठीक है। यहाँ से क्या प्राप्त हुए हैं, यहाँ से विशाल भवन प्राप्त हुए, यानी कि भवन का जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा था, ठीक है, काफ़ी बड़े बड़े बनाए गए थे। उनका जो विस्तार क्षेत्र था वो काफ़ी बड़ा था। और ये जो सार्वजनिक भवन है, यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ से भंडागर प्राप्त हुआ है। भंडागर यानी कि चीज़ों को जो है चीज़ों को कलेक्ट करके रखने के लिए बड़े बड़े भंडागर बनाए जाते थे, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है आ जाती थी। उस समय कुछ भी हो सकता है, वो चीज़ अनाज हो गया, ठीक है, घास वास, कुछ भी रखने के लिए जो है भंडागर जो है बनाए जाते थे उस टाइम पे। पुरातत्ववेत्ताओं ने इस भवन को विशाल अन्नागार बताया, ठीक है। तो ये जो भवन मिले हैं सार्वजनिक भवन, इसको बताया है विशाल अन्नागार, यानी कि अन्न को रखने वाला, ठीक है। ये भवन ज़्यादातर अन्न को रखने के लिए, अनाज को रखने के लिए यूज़ किया जाता था, ठीक है। यहाँ पे अनाज जो है इकट्ठा करके रखा जाता था। इसमें जो है कपास और व्यापारिक वस्तुओं के गोदाम में काम आता था, ठीक है। तो ये सार्वजनिक भवन है, ये किसके काम आता था कि एक गोदाम के रूप में ही काम आता था, यानी कि चीज़ों को जो है संग्रह करके रखना, बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में जो चीज़ें हैं उनको संग्रह करके रखना होता था, इसमें रखते थे। इसके बाद इसके पास चबूतरे हैं, ठीक है, यहाँ पे अनाज भी कूटा जाता था, ठीक है। तो ये भी साक्ष्य मिले हैं कि यहाँ पे जो सार्वजनिक भवन है, यहाँ पहला तो है कि गोदाम है, ठीक है, अन्नागार यहाँ पे मिले हैं, यहाँ चीज़ों को रखा जाता था, साथ ही साथ यहाँ पे काम भी होता था, ठीक है। अनाज जो है कूटा जाता था
और यहाँ पर जो है गेहूँ और जौ को भी जो है अनकड़ जो है यहाँ पे प्राप्त हुआ है, जिससे पता चलता है कि यहाँ पे जो है गेहूँ और जौ जो ऐसी चीज़ें भी जो है भंडार करके रखी जाती थी। एंड इसके समीप जो है कारीगरों के लिए छोटे छोटे घर बने हुए हैं, जिससे पता चलता है कि ये जो सार्वजनिक भवन है ये बेसिकली यहाँ पे जो श्रमिक वर्ग थे वो आते थे और यहाँ काम करते थे, और यहाँ पे जो है जो अनाज होता है उसको जो है कलेक्ट करके यहाँ पे रखा जाता था। इसके बाद आपका स्नानघर आता है, जो नहाने के लिए लोग उस समय यूज़ करते थे। मोहनजोदड़ो स्थित महत्वपूर्ण भवन विशाल स्नानघर था जो आयताकार था। ये विशाल स्नानघर कुंड ईंटों से निर्मित था। इस विशाल स्नान कुंड के नीचे उतरने के लिए दोनों तरफ सीढ़ियाँ बनी थी, ठीक है। तो स्नान कुंड कहाँ था? ये जो इम्पॉर्टेंट जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जो भवन है, ठीक है, जहाँ पे ज़्यादातर जो शासक वर्ग है, पुरोहित वर्ग है वो रहते हैं, वहाँ से ये प्राप्त हुआ है। एक विशाल जो है स्नान कुंड प्राप्त हुआ है और इसके दोनों तरफ सीढ़ियाँ हैं, ठीक है, चढ़ने के लिए भी उतरने के लिए भी दोनों तरफ जो है सीढ़ियाँ मिली है। और स्नान कुंड के चारों तरफ मंडप और कमरे बने हुए हैं, प्रत्येक कमरे में अपनी एक सीढ़ी है, ठीक है। तो चारों तरफ कमरे हैं, उसके लिए भी अलग अलग सीढ़ियाँ हैं। और विद्वान जो है वो ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर राजा या पुरोहित जो है धार्मिक स्नान के लिए आते होंगे, ठीक है। जब कोई पूजा पाठ होती है, ठीक है, कोई विशेष चीज़ होती है, तो उसमें जो है ये जो राजा या पुरोहित जो है ये सब जो है धार्मिक स्नान के लिए आते होंगे। अब है आपका अन्न भंडार। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण इमारतें हैं। इनमें ईंटों से निर्मित स्लाइस खंड है जिसमें प्रकाश के लिए आड़े तिरछे रोशनदान बने हुए हैं। अन्न भंडारण के नीचे ईंटों से निर्मित खांचे हैं जिनसे अनाज का भंडारण के लिए ऊपर पहुंचाया जाता था, ठीक है। तो ऐसे अन्न भंडार, ये क्या है? अन्न भंडार जो अन्न को भंडार करके रखते हैं, ठीक है, उसे अन्न भंडार कहते हैं। और ये क्या थे कि ईंटों से निर्मित थे, ठीक है, स्लाइस में जो है निर्मित हो रखे थे छोटे छोटे। और ये जो रोशनदान थे वो आड़े तिरछे बने हुए थे, किस लिए? प्रकाश के लिए, ठीक है, प्रकाश ताकि चारों तरफ प्रकाश जो है आ सके, इसलिए बने हुए थे। और ये जो अन्न भंडार है ये क्या था? इसमें जो है ईंटों से निर्मित खांचे भी थे जो क्या करते थे कि जो अन्न है उसको ऊपर, भंडार काफ़ी बड़े बड़े होते थे, इसलिए उसको अनाज को ऊपर जो है निकालने के लिए, ऊपर से निकालने के लिए यहाँ पे खांचे का भी निर्माण किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। एंड इसके बाद आपका सभागार है। सभागार यानी कि एक काफ़ी बड़ा हॉल होता है जिसमें सभा की जाती है। वो सभा कैसी भी हो सकती है, जैसे नृत्य, मनोरंजन, ठीक है, इसके लिए यूज़ की जाती थी। स्नानागार के समीप स्तंभ युक्त एक बड़े हॉल के प्रमाण मिले हैं। इस सभागार में 5-5 ईंटों की ऊंचाई के 4 चबूतरे की पंक्तियां हैं, ठीक है। ये ऊंचे चबूतरे ईंटों के बने हुए थे और उन पर लकड़ी के खंभे खड़े किए गए थे। इसके पश्चिम की तरफ कमरे की एक कतार में पुरुष की प्रतिमा बैठी हुई मुद्रा में पाई गई है, ठीक है। तो ये हमें किससे पता चला है कि वहाँ पे जो है पुरुष जो है वो एक कतार में बैठी हैं, ऐसी प्रतिमा, ऐसी मूर्तियाँ जो है वो प्राप्त हुई है इस अवस्था में। तो उससे हमें पता चलता है कि ये जो ये इस टाइम पे जो सभा होती थी, इसमें जो है लोग अपना मनोरंजन करते होंगे, कुछ सभाएं करते होंगे, इसलिए जो है ऐसी सभागार भी वहाँ पे देखने को मिले हैं। सो गाइस, इस वीडियो का एंड हम सभागार पे ही करते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसकी सामाजिक जीवन, इस टाइम की हड़प्पा सभ्यता की और धार्मिक जीवन के बारे में बात करेंगे कि लोगों के धर्म के प्रति कैसी आस्था थी और कैसे हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। इसके बाद आपका लास्ट रह जाएगा गैर हड़प्पाई और नवपाषाण ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो आई होप गाइज मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।